हेलो एवरीवन, आई एम आशी सक्सेना और हम आज समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। लास्ट दो क्लासेस में जो हमने ये रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ चालू की है उसके अंदर हमने समझा कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू इंडिया में गवर्न किया, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट के क्या लॉज थे, फिर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस अपॉइंट किए कि देयर शुड बी अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देयर शुड बी अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया जो कि हेड था, जो कि देखता था कि कैसे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होना चाहिए। पहले वो सेंट्रलाइजेशन के थीम में बिलीव करते थे कि दैट द पावर शुड बी सेंट्रलाइज्ड, लेकिन धीरे धीरे दे एक्सेप्टेड कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और बहुत सारे एक्ट्स लेकर आए, जैसे मिंटो मॉडले रिफॉर्म्स हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ। ये कुछ एक्ट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हम लास्ट दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों का छूट गया है वो उन दो क्लासेस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो कहाँ रह गए। आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज दी वन जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम आज समझेंगे कि कैसे इस असेंबली के लिए लोगों को इलेक्ट किया गया, लोग नॉमिनेट हुए, क्योंकि कुछ लोग नॉमिनेट हुए, कुछ लोग इलेक्ट हुए, कमिटीज़ बनी, कितने दिनों में उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उन्हें देखा, कैसे दूसरी और बाकी कंट्रीज़ के भी कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा गया कि कैसे बनना चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट्स हम ले सकते हैं, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखा, समझा और फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था और काफ़ी लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ किया था। उसके लिए कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने दिए थे कि क्यों ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो देयर वॉज अ डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये डिमांड पहली बार जब आई थी तब वो अब समझी गई थी 1934 में। और इसे किसे समझा था? इसे समझा था एम.एन. रॉय ने। उन्होंने पहली बार ये कहा था कि ही केम अप विद द आइडिया दैट देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी एम.एन. रॉय जो हैं उन्होंने 1934 में पहली बार वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ये बात 1934 में रखी थी, एक प्रस्ताव रखा था। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज़ को समझा और इस नीड को समझा कब? 1938 में, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और किस बेसिस पे? वो होना चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। ठीक है, कि जो लोग आप अपना इलेक्शन होगा, अगर हम समझे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो हैं, कुछ लोग नॉमिनेट हुए हैं, कुछ लोग इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, पूरी वोटिंग हुई है और उस बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उन्होंने फिर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। दिस पर्टिकुलर डिमांड को अभी 1934 और 1938 में सिर्फ बोला जा रहा था, समझा जा रहा था बार बार कि कितनी रिक्वायरमेंट है किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन 1940 के अंदर फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक्सेप्ट किया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना चाहिए। एंड दिस प्रिंसिपल विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे क्या कहा गया? उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया ऑगस्ट ऑफर का। उसको ये उसके लिए ये समझा गया कि ऑगस्ट ऑफर के वजह की डिमांड जो है उसे फाइनली एक्सेप्ट किया गया बाय द प्रिंसिपल, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उस ऑफर को, उस प्रिंसिपल को नाम दिया गया ऑगस्ट ऑफर, जो कि 1940 में आया। फिर नेक्स्ट है
कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या कॉम्पोजिशन हुआ कि क्या होना चाहिए, तो कैसे बनाया जाएगा, कैसे समझा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1946 के अंदर, और जो स्कीम को फॉर्मुलेट किया था कैबिनेट मिशन प्लान में। तो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो हुई थी 1946 में। जो टोटल स्ट्रेंथ थी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389 मेंबर्स। 389 मेंबर्स में से जो 296 सीट्स थी वो किसको अलॉट हुई थी, वो अलॉट हुई थी ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स जो थी वो मिली थी प्रिंसली स्टेट्स को। तो आउट ऑफ 296 सीट्स दैट वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, उसमें से 292 मेंबर्स थे वो थे वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझी गई। इस तरीके से उन्होंने पूरे मेंबर्स को डिवाइड किया कि टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए, टोटल मेंबर्स में से कितनी सीट्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया को मिलनी चाहिए, कितनी सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को मिलनी चाहिए, और इस तरीके से डिवाइड किया। तो ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी, and these moreover the members were indirectly elected by the members of provincial assemblies। तो इस तरीके से जो था वो पूरा इलेक्ट हुआ गया था, पूरा समझा गया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कैसे समझा गया, कैसे उन लोगों में उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पार्टली इलेक्ट हुए और पार्टली नॉमिनेट हुए। आई होप कॉम्पोजिशन वाली बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही है। किसी को कहीं भी कोई इशू हो तो वो पूछ सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्हें इंडिया के लोग डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कि अभी हम करते हैं हमारे इलेक्शंस में कि हम डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके अंदर दैट पर्टिकुलर असेंबली वॉज कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, उसमें सब हर तरीके के हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियन। तो इस हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद थे अपनी बात कहने के लिए, या इन कम्युनिटीज़ से जो भी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है उससे डील करने के लिए। सत्यम सिंह, व्हाट प्रॉब्लम यू आर हैविंग? मैं हिंदी में जितना हो सकता है मैं हिंदी में ले रही हूँ। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ। कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसी समय, या फिर उसी समय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। जितना हो सकता है मैं क्लास हिंदी में ही लेने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी। ठीक है, कैसे सारी सीट्स जो हैं वो डिवाइड हुई सब में, और कैसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हुए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। अब बात करते हैं हम वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे वर्क कर रही है। तो सबसे पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी बनने के बाद की, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो अब हम मीटिंग करेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसे समझा जा रहा था। तो जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, सो 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग को अटेंड करने वाले कितने लोग थे? इस मीटिंग को अटेंड किया था आपके 211 मेंबर्स से। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, ही इज़ दी ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्हें टेम्परेरीली यानी कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था उस पर्टिकुलर असेंबली का। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो उन्हें सबसे पहले असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया था। भले कुछ टाइम के लिए बनाया गया था लेकिन बनाया गया था। और इस पहली बार मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कितने लोगों ने अटेंड की? 211 मेंबर्स ने। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे पहले जो थे प्रेसिडेंट थे उस असेंबली के। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें इलेक्ट किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, क्योंकि हमने देखा सच्चिदानंद सिन्हा तो सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए बने थे, फाइनली जब बनाया गया था तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और उसके बाद एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। मतलब जो असेंबली थी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन कौन से? आपके एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये थी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें और आगे देखते हैं हम। सबसे बाद आया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। पीछे वाले में अगर मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बात करूं, ये कब आया ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आया तो ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, भले टेम्प्रेरी पीरियड के लिए बनाया गया था, लेकिन उन्हें बनाया गया था। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अब तो जिन लोगों के अभी 12th थे, सबके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास बहुत टाइम है और अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग अच्छे से बैठ के घर पे पढ़ सकते हैं। अभी तक एग्ज़ाम की डेट आई नहीं है फाइनल कि कब होगा, तो अच्छे से पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हम कवर कर रहे हैं, सब कुछ तो स्टेप बाय स्टेप पूरा आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर करेंगे, और कौन कौन सी बीच बीच में लीगल जीके के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो सब भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जब हम ये सारे चीज़ें देखेंगे तो मोस्टली चीज़ें वही कही गई हैं जो आज की तारीख में हमारे प्रीएम्बल में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। उस समय ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहली बार कौन लेकर आए थे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप लोगों का लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। इसे याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू आए थे, और वो 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने ये बात कही थी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन शुड बी देयर, और उसी में उन्होंने बताया था क्या फंडामेंटल फिलॉसफी होनी चाहिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, क्या क्या उसके अंदर शामिल होना चाहिए, व्हाट विल बी इट्स बेसिस। तो वो सब चीज़ें उन्होंने इसके अंदर शामिल की और बोला। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिक्लेयर करती है, ठीक है, दैट इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेनिटी होनी चाहिए हमारे नेशन के लिए, हमारे स्टेट के लिए जो भी डिसीजंस हैं वो हम खुद लेते हैं। ठीक है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आज की तारीख में हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है वो सब कुछ यहाँ पे है। दैट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कोई बाहर की कंट्री आके हमें थोड़ी बताता है कि कैसे लॉज बनाए कैसे नहीं। वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन, सॉवरेन अथॉरिटी है हमारे पास, किसी और की इंटरफेरेंस नहीं चलती है। देयर शुड बी ब्रदरहुड। ठीक है, आपकी सेक्युलरिज्म होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी बोली थी कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अ मैनर, ठीक है, दैट जो भी चीज़ें अब ब्रिटिश इंडिया में हैं, ठीक है, वो इंडियन स्टेट्स का पार्ट होंगी, कैसे इंडिया आगे गवर्न करेगा, तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आपके मेंशन हैं। तो यही सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। ठीक है, कि सारी पावर्स जो हैं सॉवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो कहाँ से आ रही हैं, ये सारी पावर्स कहाँ से हमें मिल रही है? ये सब मिल रही है हमें फ्रॉम दी पीपल। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी था तो ये पब्लिक के सामने रखा गया था उनकी एक्सेप्टेंस के लिए कि वो इसे एक्सेप्ट करें, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसके बाद ही फाइनल किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट ही इससे होता है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने खुद को दिया है।
इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इसीलिए उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कह दिया था कि ये जो भी पावर है, अथॉरिटी है सोवरेन इंडिया की या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की, वो हमें कहाँ से डिराइव हुई है, वो हमें डिराइव हुई है लोगों से ही, पब्लिक ने ही, पीपल ने ही खुद को दिया है। सो पीपल आर दी अटमोस्ट अथॉरिटी। जो मेजर अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो इन्हीं लोगों के पास है, ठीक है। एंड all this should be secured and guaranteed to all the public, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया की जस्टिस होनी चाहिए, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सब चीज़ें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही। उस समय प्रियम्बल नहीं बना था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रियम्बल है, जिसे हम इतना इम्पॉर्टेंट समझते हैं आज की तारीख में, दैट इट इज़ रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लास्ट में बना था। यानी सबसे पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था और उसके बाद उसमें प्रियम्बल जोड़ा गया था, सबसे लास्ट में प्रियम्बल बना था। और इस प्रियम्बल में जो है वही मोस्टली बात है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को फील हुई थी कि ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और जब भी हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें शामिल रखेंगे। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आई हैं। नेक्स्ट आई है कि और चीज़ें क्या, और फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रही थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्डिनरी लॉज, उन्होंने और क्या क्या फंक्शन किए। ये जो डेट्स हैं आप लोगों की, ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि हमने कब इंडिया मेंबरशिप ऑफ द, कब इंडिया ने रेटिफाई की थी मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, वो मई 1949 को की थी। कब हमने हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया था, वो थी 22 जुलाई 1947 में। फिर हमने अपना नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया था, वो किया था 24 जनवरी 1950 में। और जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसे हमने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950। यानी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही जो है हमने एक ही दिन अडॉप्ट किए हैं, जो कि है 24 जनवरी 1950। और नेशनल फ्लैग जो है वो 27 जुलाई 1947 में हमने अडॉप्ट किया था। और जो इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो कि कब बने थे, ही वॉज इलेक्टेड ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये कुछ डेट है, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें याद रखने की, कि कब हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, कब नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, कब हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया और कब हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। तो ये सारे हैं फंक्शंस। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। सत्यम सिंह, एनी प्रॉब्लम इन इट? ओके, सत्यम सिंह, आयुष शर्मा, शैलेश सिंह, एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड? शक्ति श्रीवास्तव, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें आगे अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या काम किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कैसे वो चले, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने 11 सेशंस किए, ठीक है। 11 सेशंस में जाके हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है और पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 बार बैठी, सेशंस किए और पूरा टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं। 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज, ठीक है। 2 years 11 months 18 days पूरा टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बन के तैयार होने में। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, दे हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज़। 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस उन्हें देखे, समझे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्होंने उसके अंदर नोट डाउन की कि अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं से अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं या DPSP कहाँ से लें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लें। तो पूरी 60 कंट्रीज़ का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, समझा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का। क्यों? क्योंकि 60 कंट्रीज़ का सबका कॉन्स्टिट्यूशन देख के इतना टाइम लगा के इसे ड्राफ्ट किया गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे। उसके बाद जो ड्राफ्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का उसे 114 दिनों तक पढ़ा गया, समझा गया, उस पर डिस्कशन किया गया कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई और कुछ हम जोड़ सकते हैं या और इसके अंदर से कुछ निकाल देना चाहिए, आगे फ्यूचर में क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। और पूरा जो खर्चा आया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो आया था 64 लाख का। 64 लाख रुपए लगे थे उस समय ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सो फाइनली 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन किया था कि भाई ठीक है, अब हम फाइनल सेशन कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या सब सही है कि नहीं है। दो इट डिडंट एंडेड एट दैट टाइम, और ये जो था वो चलता रहा 2 दिन और एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950, जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन गई। तो जो पहला इलेक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 टू 1952। उससे पहले क्या था? प्रोविजनल पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ही एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट वो चल रही थी। तो अब हम समझ गए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो है 2 साल 11 महीने 18 दिन। 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा गया, ठीक है। उसके बाद कितना अमाउंट लगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? इट टुक 64 लाख रुपीज़ टू ड्राफ्ट द मेक द होल कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट आदि वी आर कमिंग ऑन टू दी कमिटीज़। बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई, ठीक है, मेजर कमिटीज़, माइनर कमिटीज़, ताकि वो देख सकें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है। वो इलेक्शन के बारे में भी बात करता है, वो पार्लियामेंट के बारे में भी बात करता है, वो क्या कहते हैं जो हमारा पार्लियामेंट के बारे में, इलेक्शन के बारे में, या फिर आपकी जुडिशरी के बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, सबके बारे में बात करता है। तो एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर कमेटी तो इन सब चीज़ों से डील नहीं कर सकती। तो क्या हुआ? कमिटीज़ बनाई गई, कुछ मेजर कुछ माइनर, और उन सारी कमिटीज़ ने बैठ के डिसाइड किया कि कौन सी उसमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या प्रोविजंस डलने चाहिए, सब कुछ। तो मेजर कमिटीज़ जो थी वो थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी। और इन सब के हेड कौन थे वो यहाँ पे आप लोगों के मेंशन्ड है। जैसे यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? सरदार पटेल, और ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ही वॉज द फादर, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर। नाउ दीज आर दी थिंग्स। एडवाइजरी कमेटी फिर बनाई गई। एडवाइजरी कमेटी किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए। तो इन सब के लिए ये सब कुछ बनाया गया, और इन सब में कौन कौन कमिटीज़ में कौन कौन है, उसके हेड कौन कौन है, वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है, जो आप लोगों की एक जनरल नॉलेज के लिए है। एग्ज़ाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर कमेटी का हेड कौन था। जो इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, जो मेजर कमिटीज़ हैं, वो मैं आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आता है माइनर कमिटीज़। तो माइनर कमिटीज़ में अगर हम देखें तो माइनर कमिटीज़ में कौन कौन थे? एक था फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, इसके हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। फिर एक थी क्रीडेंशियल कमेटी, जिसके थे अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। फिर बहुत सारी कमिटीज़ हुई आपकी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके भी कौन हेड थे? राजेंद्र प्रसाद। फिर कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो थी GV मावलांकर। तो ये सब थे माइनर कम्युनिटीज़, और उनके हेड की कौन सी कमेटी को कौन से हेड देख रहे हैं, उनमें कौन ध्यान दे रहा है कि कैसे क्या चीज़ें होनी है, सब माइन्यूट डिटेल्स सब देखी जा रही थी।
फिर हम आते हैं आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी ये सेटअप हुई थी आपकी 29 अगस्त 1947 में, और इसके पास काम था टू ड्राफ्ट टू प्रिपेयर द होल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 7 मेंबर्स थे इस पर्टिकुलर कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में, और इसका काम क्या था? टू ड्राफ्ट द होल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे B.R. अम्बेडकर। तो जो पहला ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो कब पब्लिश हुआ था? वो पब्लिश हुआ था फरवरी 1948 में। एंड उसके बाद ये ड्राफ्ट ये नहीं था कि फर्स्ट ड्राफ्ट था तो ये फाइनल हो गया, नहीं, उसके बाद इसे लोगों को दिया गया था, उन्हें 8 महीने का समय दिया गया था कि वो इस पे चर्चा करें, इस पे डिस्कशन करें कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, क्या पॉइंट्स लिए गए हैं उनके लिए वो हैं या नहीं। एंड इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स क्या था? क्रिटिसिज्म, सजेशन, ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक सेकेंड ड्राफ्ट भी बनाया कि भाई लोगों के पास जब गया, 8 महीने लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया कि क्या लूप होल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें इसमें से निकाल देनी चाहिए। तो फिर जब पूरा 8 महीने लोगों ने इसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया तो 8 महीने बाद इट वॉज पब्लिश इन अक्टूबर 1948। उसे पब्लिश किया गया, जो सेकेंड ड्राफ्ट था उसे पब्लिश किया गया 1948 में। और कमिटी ने लेस देन 6 मंथ्स टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। कमिटी ने 6 महीने भी नहीं लिया और अपना ड्राफ्ट जो था वो प्रिपेयर किया। 141 डेज ये कमिटी बैठी और उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे बनाया। तो ये बात हमें समझ में आई क्यों हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक है, इस लोगों के सामने रखा गया कि आप बताइए, आप डिस्कस कीजिए, और फिर फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी में। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है या वो है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उन्होंने ये पूरी जो थी वो बनाई थी। अब हम बात करें अगर एडहॉक कमेटी की, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एडहॉक कमेटी बनाई गई थी जिसमें जो वर्दाचारी है वो थे हेड, और इसी तरीके से उन्हें डिफरेंट और भी कमिटीज़ थी। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ड्राफ्ट किया था, उसे बहुत अच्छे से उन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो यही थी इसके अंदर डिफरेंट जैसे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था, उसके हेड थे S.K. दत्त। तो ये डिफरेंट कमिटीज़ थी जो अपना अपना काम कर रही थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ। फिर आया फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब पब्लिश हुआ आपका? 1948 में, और ये सब कुछ हुआ। एंड फाइनली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ नोन एज वॉज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज भी अगर आपसे कोई कहेगा हु इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर हु वॉज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? वो हैं आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हें मॉडर्न मनु भी कहा गया था, एंड ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्हें बहुत ज्ञान था, उन्हें बहुत पता था, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे लोग थे, इवन वुमेन वर देयर, ब्रिटिशर्स भी थे, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थी, वुमेन भी थी। देयर वर 15 वुमेन हु वर आल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने मिलके बताया था, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था कब? 26 नवंबर 1949 को। एंड इट कंटेन्ड अ प्रियम्बल, जिसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे, और उन्होंने 26 नवंबर 1949 को ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसे अडॉप्ट किया था। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज
वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एनफोर्समेंट में नहीं आया था, लागू नहीं हुआ था, सिर्फ बना था और उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। यानी 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, लेकिन इसका एनफोर्समेंट बाद में हुआ था, इसका एनफोर्समेंट अगले साल में हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और इस तरीके से उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, समझा था कि हाँ अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। फिर आया एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्समेंट में आया, कब लागू में आया? जैसे अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं, अगर मैं आपसे किसी पर्टिकुलर और स्टैट्यूट की बात करूं तो हर स्टैट्यूट की 2 डेट्स होती है, जिस दिन उसे पास किया गया और जिस दिन वो एनफोर्समेंट में आया। एनफोर्समेंट पे वो उस डेट पे आता है जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल गैजेट में लिखता है कि भाई इस दिन से अब ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो लागू होगा। ठीक है, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो एनफोर्समेंट डेट है वो थी 26 जनवरी 1950 में, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्समेंट में आया था। अब क्यों उन्होंने 26 जनवरी को ही डेट ऑफ कमेंसमेंट माना था? क्यों 26 जनवरी वॉज चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट? उसका रीज़न क्या था कि इसी दिन 1930 में जो थी वो पूर्ण स्वराज जो था सेलिब्रेट हुआ था। रिजोल्यूशन लिया था लाहौर सेशन में कि भाई हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, हम पूर्ण स्वराज की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्होंने 26 जनवरी को चुना एज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट किया गया था। एंड विद द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो पुराने एक्ट्स जो हम पढ़ चुके थे जो अभी तक लागू थे, जैसे आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों ही एक्ट्स रिपील हो गए जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इन दोनों ही एक्ट्स के बारे में, इन दोनों ही एक्ट्स के फीचर्स के बारे में, क्योंकि अभी तक तो यही लागू थे, इन्हीं के अंदर जो लॉज लिखे थे वही चल रहे थे। लेकिन क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है तो ये जो पुराने एक्ट्स हैं, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट, ये दोनों ही जो हैं वो रिपील हो गए हैं और अब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। हमने अपने आप को जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की और क्या हैं जो हम याद रख सकते हैं? जैसे एलिफेंट जो है, ठीक है, एलिफेंट जो है इट वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल या फिर सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसे सिंबल माना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। BN राव जो थे उन्हें अपॉइंट किया गया था एज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र, कि उन्होंने एडवाइस दी थी कि आप क्या डाल सकते हैं क्या नहीं, और वो ये एडवाइस किसको दे रहे थे? वो ये एडवाइस दे रहे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। HBR अयंगर जो थे, ही वॉज द सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी बनाया गया था। SN मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और प्रेम बिहारी नारायण जो थे, ही वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो क्योंकि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड रिटन था, इट वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन इटैलिक फॉन्ट, तो उसे हैंड रिटन अपने हाथों से किसने लिखा था? उसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने। तो उन्होंने ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमें याद रखने के हैं कि किसने, क्योंकि ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने ये सब में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रोल प्ले किया वो बताया गया है। एंड दी ओरिजिनल वर्जन, ठीक है, वो इट वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। तो इस तरीके से ये सब कुछ उन्होंने किया। ठीक है, हिंदी वर्जन जो था ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कैलीग्राफी उसे किसने लिखा था? उसे लिखा था वसंत कृष्णन वैद्य। ठीक है, और उसे डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने।
तो ये सब चीज़ें हमें याद रखने की है, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. I hope this class was beneficial to all of you. We are meeting in this class by way of सफलता क्लासेस, जिनका इनिशिएटिव है, जिनका फोकस है क्लैट 2021 का. दे वांट यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. इनका कोर्स भी चल रहा है, क्लैट टारगेट कोर्स, क्लैट 2021 टारगेट कोर्स, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड प्लीज़ स्टे ट्यून. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे, क्या है प्रियम्बल, क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या है, हम उससे स्टार्ट करेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and follow and subscribe to our channel. Thank you.